दोस्तों नमस्कार। चुनाव होने वाले हैं और चुनाव समय से पहले कराने की परिस्थितियां यदि सत्ता खुद से बनाती हुई दिख रही है, सिस्टम उसमें भागीदार बनता हुआ दिख रहा है, तो आखिर कारण कौन से हो सकते हैं? पूर्व में ऐसा देखा गया कि समय से पहले चुनाव कराने के पीछे का जो खेल था, उस खेल के पीछे कई कारण थे। बात 2002 के गुजरात की करें तो सांप्रदायिकता से उपजे हुए माहौल का जितना जल्दी फायदा उठा लिया जाए, तब वो बातें मद्देनजर रखी गई। और बात 2004 के लोकसभा चुनाव की करें, तब फील्ड गुड और इंडिया साइनिंग के सहारे माहौल बनाने की कोशिशें थी, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। कई बार समय से पहले चुनाव मुफीद बन जाता है, तो कई बार समय से पहले चुनाव कराना सत्ताधारियों के लिए और सिस्टम के लिए गले की फांस भी बन जाता है। लेकिन चुनाव समय से कराने का फैसला ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में ले लिया गया है। यह बात हम नहीं कह रहे। कुछ दिनों पहले टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के कवर पर भी एक खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश में समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। पंजाब वगैरह राज्यों के बारे में भी खबर दूसरी जगह आई कि समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। क्योंकि तीनों राज्यों का चुनाव यूपी, उत्तराखंड और पंजाब का एक साथ होता है, लिहाजा समय से पहले चुनाव कराने के लिए बहाने कौन से हैं, कारण कौन से हैं और चुनाव आयोग के अधिकारों का जिक्र किस तरीके से किया जाएगा, इसकी चर्चा तो हम करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी जिसकी पंजाब में सरकार है, उसके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल आज भटिंडा में क्या कह रहे हैं, जरा इसे सुन लीजिए। मुझे बताया गया कि नवंबर में चुनाव होंगे, फरवरी में नहीं हो रहे। नवंबर में चुनाव हो रहे हैं, बस 4 महीने रह गए। केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब में फरवरी मार्च में नहीं बल्कि चुनाव नवंबर के महीने में होंगे। नवंबर के महीने में चुनाव कराने का मतलब है कि अगस्त या सितंबर के महीने में आचार संहिता का लग जाना। लेकिन चुनाव समय से पहले होंगे, ये बात तो उत्तर प्रदेश से भी आ रही है। असल सवाल यह है कि समय से पहले चुनाव कराने के लिए कारण क्या है और बहाना क्या लिया जा रहा है। बहाना जो लिया जा रहा है वो जनगणना का लिया जा रहा है कि जनगणना के कारण फरवरी मार्च में सरकारी कर्मचारी व्यस्त रहेंगे, मैनुअल काउंटिंग होगी, हेड काउंट किया जाएगा कि किस राज्य, किस जिले, किस कस्बे में कितनी जनसंख्या है, तो सरकारी कर्मचारी उसमें व्यस्त रहेंगे। अब इसे मैं बहाना क्यों कह रहा हूं, तो इसके पीछे कारण यह है कि जनगणना का नियत समय तो 2021 का फरवरी मार्च महीना था और उसके बाद 2031 में होता। अगर नियत समय पे जनगणना होती तो 2021 के फरवरी मार्च में और फिर 2031 के फरवरी मार्च में। लेकिन उस नियत समय से जनगणना को खिसका कर जब 2026-27 में लाया गया, तो क्या उस जनगणना को 1-2 महीने चुनाव की वजह से आगे पीछे नहीं किया जा सकता था? जब 6 साल खिसकाया जा सकता है, तो 2-3 महीने क्यों नहीं खिसकाया जा सकता था? लिहाजा जनगणना एक बहाना है। असली कारण चुनाव को टालने का बड़ा दिलचस्प है। असली कारण दरअसल सरकार की अपनी परिस्थितियां हैं कि जनता के गुस्से का शिकार होने से कैसे बचा जाए। ये कवायद चल रही है कि कैसे जनता के गुस्से का शिकार होने से बचा जाए। उत्तर प्रदेश में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और डबल इंजन की सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश का चुनाव यदि नियत समय पर होता, उस वक्त तक 13 साल की मोदी सरकार और 10 साल की योगी सरकार, दोनों की साझा एंटी इनकम्बेंसी होती और फिर जनता को हर समस्या के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराना और राज्य स्तर पर अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराने का काम कैसे होता। लेकिन उससे भी बड़ा कारण दूसरा है। उससे बड़ा कारण मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी है। मौसम विभाग का यह फोरकास्ट है कि अल नीनो महत्वपूर्ण हो गया है। अल नीनो एक भौगोलिक घटना है जिसकी वजह से जब भी 3 साल, 4 साल, 5 साल और कई बार 10 साल पर आता है, इस बार सुपर अल नीनो की बात कही जा रही है। तो इस अल नीनो या सुपर अल नीनो में भयंकर सूखे की स्थिति होती है। मानसून आता तो है, लेकिन मानसून में के साथ नमी की मात्रा उतनी नहीं होती है, जिस वजह से बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती है, सामान्य से बहुत कम बारिश होती है और सूखे की परिस्थितियां बनती है। सूखे की परिस्थितियां खरीफ फसलों के लिए बनती है। खरीफ फसलों, विशेषकर धान के लिए, यदि हिंदी भाषी भारत में पंजाब से लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में धान और चावल को लेकर के जो परिस्थितियां बनेंगी, उसके बाद नवंबर में फसल कटाई के बाद और जनवरी तक मंडियों में पहुंचने के बाद जब महंगाई का असर दिखने लगेगा, जब इस साल की फसल
इस साल का धान और दूसरी खरीफ फसलें नहीं पहुंच पाएंगे उतनी मात्रा में मंडी तक, तो स्वाभाविक है कि मांग और पूर्ति के बीच, डिमांड और सप्लाई के बीच अंतर पैदा होगा। डिमांड और सप्लाई के बीच जब अंतर पैदा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और इस देश का इतिहास रहा है कि महंगे प्याज ने कई बार चुनाव को बदल दिया है। प्याज खाने में सप्लीमेंट्री डाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मुख्य भोजन के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। और हमारी वित्त मंत्री तो यहां तक कहती हैं प्याज की कीमतों पर कि वो प्याज ही नहीं खाती हैं, लेकिन चावल तो खाती हैं, दक्षिण भारतीय हैं। उत्तर भारत में भी लोग बड़े चाव से चावल खाते हैं, दूसरी खरीफ फसलों का इस्तेमाल करते हैं। उसकी कीमतें यदि आसमान छूती हैं, फिर उसका मुकाबला मोदी सरकार कैसे करेगी? यह सवाल बड़ा सवाल है। और इस महंगाई के बढ़ने के बीच जनता को जो 5 किलो राशन दिया जा रहा है, उन 5 किलो राशन में कटौती भी करनी पड़ सकती है। कोई नहीं जानता, हो सकता है कि कल को अगर अल नीनो की परिघटना ज्यादा मजबूती से सामने आ जाए, भयंकर सूखा पड़ जाए, उसके बाद सरकार को किसी दिन आकर कहना पड़े कि बहुत विकट परिस्थिति है, 5 किलो नहीं, हम 2 ही किलो 3 ही किलो राशन दे सकते हैं। फिर जनता उसको लेकर के भी नाराज होगी। खाद की स्थिति, मध्य एशिया की जो स्थिति है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो स्थिति है, वहां की स्थितियों को देखें तो जो खाद की स्थिति है, फर्टिलाइजर की स्थिति, यूरिया, डीएपी, दूसरे एनपीके वगैरह की जो स्थिति है, उस स्थिति को देख सकते हैं। ये अखबार आप देखिए, ये बिहार का है। लोग लाइन लगाकर अभी से खादों के लिए, खाद की दुकानों के सामने लाइन लगाकर लोग खाट बिस्तर लेकर रात में जम जा रहे हैं कि किसी तरह सुबह में खाद या यूरिया लेकर के जाए। अभी ये स्थिति है, तो अभी जब युद्ध का असर और ज्यादा बढ़ना है तो तब क्या स्थिति होगी, इसका भी अंदाजा सरकार लगा रही है। मोदी सत्ता इसका अंदाजा लगाने की स्थिति में है कि अगर एक तरफ अल नीनो जिसकी वजह से सूखा, दूसरी तरफ खाद की कमी, यानी एक भयंकर खाद्य संकट की स्थिति, उत्पादन के संकट की स्थिति आ सकती है, उस परिस्थिति में चुनाव कराने का मतलब होगा जनता के गुस्से का सामना करना। और जनता के गुस्से का सामना उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी करने की हालत में नहीं है। भले ही वो उड़ीसा, बिहार और बंगाल 3 राज्यों को कब्जा चुकी हो, लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश का रिस्क नहीं लिया जा सकता। इसलिए रिस्क नहीं लिया जा सकता क्योंकि बंगाल की परिस्थितियों में बहुत ज्यादा उम्मीद लोकसभा के लिहाज से नहीं रखी जा सकती। बिहार में चुनावी हिंदुत्वीकरण इतना मजबूत न कभी हुआ न कभी हो सकता है जिसमें कमंडल मंडल के ऊपर भारी पड़ जाए। और रही बात उड़ीसा की, तो उड़ीसा का प्रयोग तो नया नया है, उसके बारे में किसी भी तरह की भविष्यवाणी करना किसी के लिए आसान नहीं है। लिहाजा यूपी से जो सीटें 2014 और 19 में मिली, 71 और 62 सीटें, उसमें जो गिरने का क्रम जारी रहा, उस गिरने के क्रम को रोकने की कोशिश तो बीजेपी जरूर करेगी, उसे और नहीं गिरने देना चाहेगी। इसी वजह से उत्तर प्रदेश की वजह से पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव को भी समय से पहले कराने की तैयारी हो रही है। पंजाब में आप जानते हैं कि चतुष्कोणीय चुनाव बनाने की कोशिश है। एक तरफ सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, भगवंत मान की सरकार, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, दूसरी तरफ अकाली दल है, तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। और आम आदमी पार्टी में सेंधमारी करने के बाद और एक पंजाब के डोमिनेंट कम्युनिटी जट सिख समाज से प्रदेश अध्यक्ष और चेहरा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इस बार वो पंजाब में ठीक ठाक परफॉर्म कर सकती है। लिहाजा इसे चतुष्कोणीय बनाने की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है। अब ऐसी परिस्थिति में पंजाब में भी 13 लोकसभा सीटें हैं, उत्तराखंड में भी 5 लोकसभा सीटें हैं, गोवा और मणिपुर का भी चुनाव साथ साथ है। खैर, गोवा और मणिपुर का चुनाव राष्ट्रीय राजनीति में दिल्ली की ताकत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है नहीं है, क्योंकि वहां लोकसभा सीटें ही 2-2 यानी कुल जमा 4 हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और उसके सटा हुआ पंजाब तो काफी महत्वपूर्ण है। लिहाजा समय से पहले चुनाव कराने की परिस्थितियों को बनाया जा रहा है। जनगणना एक बहाना है, असली कारण कुछ और है। उत्तर प्रदेश की बात यदि करें तो योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के चेहरा है। अब उन्हें चेहरा घोषित किया जाए या न किया जाए, चुनाव उनके इर्द गिर्द जाकर सिमटेगा। समाजवादी पार्टी को यह सूट भी करता है कि अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द इस चुनाव को ले जाएं, ताकि अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति सीधे सीधे वो कर सके। अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति करने के लिए अखिलेश यादव के लिए योगी आदित्यनाथ का चेहरा रहना जरूरी है।
सिटिंग चीफ मिनिस्टर जब कुर्सी पर होता है तो पार्टियां उसे घोषित करे ना करे, चेहरा वही होता ही है। पिछली बार भी घोषित नहीं किया गया, लेकिन चुनाव के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सभाओं में कहा कि यूपी में योगी है उपयोगी। इस बार उनकी उपयोगिता कितनी है? खासकर मंडल कमंडल की राजनीति एक बार फिर से जब आगे बढ़ रही है, लोकसभा चुनाव में अपना असर दिखा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी सपा कांग्रेस गठबंधन यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के गठबंधन के सामने मात खा चुकी है। उस परिस्थिति में अब आगे योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव कैसा होगा, ये अखिलेश यादव भी कैलकुलेट कर रहे हैं और तभी वो बयान भी दे रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में येन केन प्रकारेण कहीं बंगाल फॉर्मूले से फिर से बंगाल की तरह यहां भी सत्ता में आ गई तो देश में ये अंतिम चुनाव होंगे, उसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अखिलेश यादव भी बैकवर्ड क्लासेस के वोटर्स को, पीडीए के वोटर्स को, सबको जगा रहे हैं, खुल के जगा रहे हैं। दलित समाज के वोटर्स को कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उस संविधान में 5 साल पर चुनाव कराने की जो व्यवस्था है वो चुनाव खत्म हो जाएगा। ये अखिलेश यादव समाज के अलग अलग वर्गों को साफ साफ संदेश दे रहे हैं कि चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर आपके अधिकारों की बात कौन करेगा। ये स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है और भारतीय जनता पार्टी इसी के बीच में, अब चूंकि पूरा सिस्टम उसके कब्जे में है, आम बोलचाल की भाषा में कहें तो उसकी गोदी में है। चुनाव आयोग जिसके पास संवैधानिक अधिकार है कि किसी भी लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल 4.5 साल पूरा हो जाता है, यानी 4 साल 6 महीना का कार्यकाल पूरा होने के बाद यह अधिकार चुनाव आयोग के पास चला जाता है कि केंद्र में या राज्य में जहां भी 4.5 साल पूरा हो रहा है वहां बचे हुए 6 महीने में कौन सा समय उपयुक्त है जहां वो चुनाव करा सके। पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर सबकी विधानसभाओं के कार्यकाल मार्च महीने में खत्म हो रहे हैं। मार्च महीने में कार्यकाल खत्म हो रहे हैं, मार्च 2027 में। इसका सीधा मतलब है कि सितंबर 2027-26 में 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो जा रहा है और सितंबर 2026 में 4.5 साल पूरा होने के बाद यह अधिकार चुनाव आयोग के पास स्वाभाविक रूप से चला जा रहा है कि कोई मुख्यमंत्री विधानसभा भंग करे या ना करे, वो आने वाले 1 महीने में चुनाव करा ले या आने वाले 6 महीने में चुनाव कराए। इसी संवैधानिक परिस्थिति का फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की भी मंशा है कि अल नीनो के दुष्प्रभाव से बचने के लिए जनगणना का बहाना लेकर किसी भी तरह से समय से पहले महंगाई और बेरोजगारी, और पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो किसानों की एमएसपी गारंटी भी मुद्दा है और खासकर किसानों की खेती को बड़े कॉरपोरेट के हवाले कर देने का आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पर विपक्षी दल लगा रहे हैं। उस परिस्थिति में जब मुद्दा ज्यादा गंभीर हो रहा है तो क्यों ना उसको समय से पहले करा लिया जाए, क्योंकि जो सूखा पड़ेगा अल नीनो की वजह से जिसकी आशंका है उसकी फसल तो नवंबर में कटाई ही होगी, वो फसल मार्केट में आते आते जनवरी हो जाएगा, लिहाजा नवंबर के महीने में चुनाव हो जाएगा। तो उस वजह से अल नीनो इंपैक्ट की वजह से कोई चुनाव प्रभावित होगा, यह दिल्ली के कैलकुलेशन के मुताबिक ऐसा नहीं है। और इसी खेल को करने के लिए समय से पहले चुनाव की बात की जा रही है। समय से पहले चुनाव का सबसे शानदार एग्जाम्पल मिलता है इंदिरा गांधी का, जब कांग्रेस पार्टी टूट गई थी। कांग्रेस पार्टी टूट गई थी 1969 में, 67 में लोकसभा चुनाव हुआ था और 3 साल 4 महीने तक लोकसभा को चलाने के बाद इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर दी 1970 में। 71 की फरवरी में लोकसभा चुनाव कराए और 2/3 बहुमत से सत्ता में लौटी थी। लेकिन समय से पहले चुनाव कराने का यह प्रयोग नरेंद्र मोदी ने भी किया था 2002 में गुजरात में फरवरी 2002 में किस तरह की घटनाएं हुई फरवरी मार्च में आप सबने देखा। खुद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, उन्हें गुजरात जाकर राजधर्म की नसीहत तक देनी पड़ी थी। लेकिन उससे जो सांप्रदायिक माहौल उपजा उसके लिए विधानसभा को आनन फानन में भंग कर कि जब तक सांप्रदायिकता का ज्वार चल रहा है तब तक गुजरात के चुनाव को करा लिया जाए, समय से पहले चुनाव करा लिया गया, वहां फायदा हुआ। लेकिन 2004 में जब फील गुड और इंडिया साइनिंग के मुद्दे पर 8 महीने पहले लोकसभा को भंग किया गया,
उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को घाटा लगा और सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा। ये स्थितियां हैं कि मिक्स रिजल्ट चुनाव को समय से पहले कराने के होते रहे। क्या इस बार उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा होने वाला है? क्या इंडिया गठबंधन एक मजबूती के साथ यूपी में लड़ पाएगा? पंजाब में तो संभव नहीं है, क्योंकि पंजाब में मुख्य लड़ाई ही कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी है। जैसे केरल में इंडिया गठबंधन के दो घटक वाम मोर्चा और कांग्रेस पार्टी का एलडीएफ दोनों आमने सामने टकराते हैं और बीजेपी के लिए कोई मुख्य मुकाबले का स्पेस नहीं बनता। वही मुकाबला, वही स्थिति पंजाब में है, वही स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन बनाम भारतीय जनता पार्टी, और उसमें एक तरफ सामाजिक समीकरणों की लड़ाई है तो दूसरी तरफ सांप्रदायिकता का समावेश है। सांप्रदायिकता बनाम सोशल इक्वेशन, कम्युनल कार्ड बनाम कास्ट कार्ड के बीच में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, उसके बीच में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, पर्यावरण के मुद्दे, पेपर लीक, भर्ती परीक्षा में कथित तौर पर आरक्षण का पालन नहीं होना, ये तमाम मुद्दे जब एक साथ जुड़ जाते हैं, यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम, तब स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा विकट होती है। लेकिन इन सब के ऊपर पंजाब, वो बंगाल फॉर्मूला भी तो है, वोटर लिस्ट से नाम काटो। क्या वो फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में भी आजमाया जा रहा है? उसका असर कितना है, ये भी देखा जाना है। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने जो जिस तरह का खुलासा किया है, चूंकि उनकी पार्टी सरकार में है, वो पंजाब में कई लोग उन्हें सुपर सीएम तक कहते हैं, लिहाजा उनकी बातों को तो हम काट नहीं सकते। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि चुनाव नवंबर में होने जा रहे हैं। जब चुनाव नवंबर में होने जा रहे हैं, यह बात अरविंद केजरीवाल को पता है, उत्तर प्रदेश के बारे में अखबारों में खबरें छप चुकी है, फिर उस स्थिति में कैसे माना जाए कि चुनाव नियत समय पर मार्च में ही होंगे? चुनाव समय से पहले करवाने के पीछे जो गणित है, वो सत्ता अपने कील कांटे दुरुस्त करना चाहती है। बचे हुए शेष कार्यकाल को, नरेंद्र मोदी के शेष कार्यकाल को निष्कंटक तरीके से निकालने के लिए। लेकिन क्या कील कांटे चुनाव से दुरुस्त हो जाते हैं? चुनाव लोकतंत्र का एक छोटा सा हिस्सा भर है। चुनाव से कील कांटे दुरुस्त हो जाते तो दिल्ली के आसपास 13 महीनों तक किसान आंदोलन नहीं चलता। चुनाव से कील कांटे अगर दुरुस्त हो जाते तो कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया प्रयोग से सत्ता नहीं घबराती। और वाकई अगर चुनाव से ही सियासी रूप से कील कांटे दूर हो जाते तो कई सारी समस्याओं को लेकर सत्ता का जनता के प्रति रवैया वैसा नहीं होता जो आज देखने को मिलता है। खैर, देखते हैं नवंबर में चुनाव कराना कितना फायदेमंद और कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है सत्ता और सत्ताधारी दल के लिए, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।